आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। ज्ञान की सीरीज में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और आज इतिहास से थोड़ा सा हटके विश्व के जो भूगोल है उस पर भी चर्चा कर रहा हूं और ख़ास तौर पे विश्व का इतिहास समझने के लिए विश्व की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना जरूरी है। और आज इस कड़ी में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप विविधताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे अन्य महाद्वीप भी कहते हैं। यानी एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बारे में दुनिया को जानकारी पर्याप्त नहीं है या पूर्ण जानकारी दुनिया के पास अभी तक इस महाद्वीप की नहीं है। तो इस महाद्वीप के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अफ्रीका जो महाद्वीप है कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है और आगे इसके जो कुछ हिस्से हैं यानी उत्तरी जो अफ्रीका वाला हिस्सा है वो जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपके साथ बात की थी कि महाद्वीपों की संख्या वर्तमान में 8 हो चुकी है और इस कड़ी में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका सेकंड नंबर पे स्थित है। यानी दुनिया का दूसरा, अगर हम महाद्वीप की बात करें, दुनिया का दूसरा बड़ा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम कुल देशों की बात करें, कितने देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं, तो कुल मिलाकर हम 54 देशों के बारे में बात करते हैं जिन्हें कि यूनाइटेड नेशन की ओर से मान्यता मिली हुई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जिन देशों को मान्यता है उनकी संख्या अफ्रीका महाद्वीप में 54 महाद्वीप हैं और इस तरीके से दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से और देशों की संख्या इसमें 54 है। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, कहते हैं इसे अंध महाद्वीप, क्योंकि इस महाद्वीप की जानकारी, पर्याप्त जानकारी दुनिया के पास नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी वाला हिस्सा है इसमें इस्लाम की बहुलता देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण वाले क्षेत्रों में ईसाई धर्म का वर्चस्व देखने को मिलता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम धर्म की बात करें तो 2 ही धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक धर्म इस्लाम है और दूसरा धर्म ईसाई धर्म है। अब हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी सीमाएं हैं और दक्षिणी सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे हम बात करेंगे तो इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग यानी ये वाला जो हिस्सा है और दक्षिणी भाग ये वाला जो हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा इसका रासबेन है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा रासबेन पॉइंट है जो कि ट्यूनिशिया में स्थित है, जबकि हम दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये केप अंगलुहास है। केप अंगलुहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है, जबकि जो उत्तरी हिस्सा है वो रासबेन है। और दोनों के बीच अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो ये दूरी लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम इसके पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट की बात करें, इसका जो पूर्वी पॉइंट है वो रास हार्पन है और जबकि पश्चिमी जो पॉइंट है वो केप बर्डे है। तो केप बर्डे इस वाले हिस्से में है जो कि पश्चिमी सहारा का हिस्सा है और सोमालिया का ये जो पॉइंट है ये इसका पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, जिसे रास हार्पन कहा गया है। तो रास हार्पन इसका पूर्वी पॉइंट है, जबकि इसका पश्चिमी पॉइंट की बात करेंगे तो केप बर्डे है। तो इस तरीके से हमने इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण पॉइंट को देखने का प्रयास किया। इसमें उत्तरी जो पॉइंट है इसका रासबेन है जो कि ट्यूनिशिया में स्थित है। अंगलुहास इसका दक्षिणी हिस्सा है, पूर्वी पॉइंट रास हार्पन इसका पॉइंट है और पश्चिमी पॉइंट की बात करेंगे तो केप बर्डे पश्चिमी पॉइंट है जो कि वेस्ट सहारा का हिस्सा है। तो इस तरीके से इसके हमने पॉइंट की बात की कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर हम इसमें देशों की बात करें, जैसे मैंने इसमें आपको बोला कि इसमें 54 देश इसमें मौजूद हैं
तो सबसे बड़ा अगर देश की हम यहाँ पे बात करेंगे तो अल्जीरिया यहाँ पे सबसे बड़ा देश है, यानी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है। जबकि इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया है और जबकि जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे नाइजीरिया आता है। तो दो बड़े देश, एक जनसंख्या के हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया मौजूद है, और क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करेंगे तो अल्जीरिया है। तो इस तरीके से दो बड़े देश आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। दो अफ्रीका के सारे जो देश हैं उनकी कौन कौन सी विशेषता उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे अफ्रीका जो ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप 3 लाइनें इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जिसमें कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और इस लाइन को हम जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, और इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो जमीन पर नहीं है, बल्कि मानचित्र पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और मानचित्र पर खींची गई ये काल्पनिक जो रेखाएं हैं, इनमें अक्षांश और देशांतर 2 प्रकार की रेखाएं आती हैं। तो इस तरीके से जो है समांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसमें जीरो अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास करती है, इसीलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा यानी जमीन के बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दुनिया को विभाजित करती है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। उत्तर में बात करेंगे कर्क रेखा, कैंसर लाइन जिसे कहते हैं, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। और दक्षिण में अगर बात करेंगे तो मकर रेखा भी इससे होकर गुजर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो तीनों जो रेखाएं हैं, जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, और मकर रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और उन महाद्वीपों की अगर हम और महाद्वीपों की बात करें, उनमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि अफ्रीका ये साउथ अमेरिका वाला महाद्वीप है, इससे जरूर 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं, जिनमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी याद रखना होता है कि कौन कौन से देश मकर रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, और भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जब मानचित्र आएगा तो उसमें मैं आपको, जिसमें देशों के नाम आएंगे तो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन से देश उस लाइन पर स्थित है। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में अगर हम जलधारा की भी बात करें, पानी के क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें, समुद्री जलधाराओं की बात करें, तो पूर्वी क्षेत्र पर जो जलधारा बहती है और पश्चिमी क्षेत्र पर जो जलधारा बहती है, ये 2 जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा है, दूसरी ठंडी जलधारा है। तो पूर्व में जो जलधारा बहती है उसका नाम अम्लुहास की जलधारा है, और पश्चिम में जो जलधारा बहती है उसका नाम बेंगुला की जलधारा है। तो अम्लुहास जलधारा और बेंगुला जलधारा। अम्लुहास जो जलधारा है वो भूमध्य रेखा से आ रही है। तो भूमध्य रेखा क्योंकि गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र से आने वाले जो पानी वाला जो क्षेत्र, पानी या पानी की जो धारा है वो धारा गर्म जलधारा ही होगी। तो अम्लुहास जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, जबकि बेंगुला की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अंटार्कटिका क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अम्लुहास जलधारा और बेंगुला की जलधारा, 2 जलधाराएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हम बात करें, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के उत्तरी अगर क्षेत्र पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऊपर यूरोप का क्षेत्र है और दक्षिण में अफ्रीका का क्षेत्र है, और यहाँ से ये अलग हो रही है, और यहाँ पे ऊपर ये भूमध्य सागर है। तो इस तरीके से भूमध्य सागर इसके उत्तर में है
पूर्व में अगर बात करें तो इंडियन ओशन लिखा हुआ है, पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशन है क्योंकि अटलांटिक ओशन नॉर्थ और साउथ में विभाजित है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ पे आर्कटिक वाला क्षेत्र मौजूद है। अब इस महाद्वीप की कुछ जो चर्चित नदियां हैं उन नदियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसे हम देशों की बात कर रहे थे, ये जो देश यहाँ पे मौजूद हैं भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले जो देश हैं, इस तरीके से जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, देख रही है। और ये वाली जो रेखा है ये हमारी मकर रेखा बन जाती है। और उत्तर में अगर हम बात करें तो ये वाली जो रेखा है ये रेखा हमारी कर्क रेखा बन जाती है। मुझे फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाना है जो नदियाँ हैं उन नदियों को भी थोड़ा दिखाना है कि अफ्रीका महाद्वीप की जो चर्चित नदियाँ हैं, यहाँ पे आप हल्के से देखने का प्रयास करेंगे। ये इस तरीके से नदी है और जो मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर आती है। ये जो नदी है इस नदी का नाम नील नदी है, जिसे नाइल या नील भी कहते हैं। दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बह रही है और अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। एक को हम कहते हैं सफेद नील और दूसरे को कहते हैं हम ब्लू नील, यानी व्हाइट नील और नीली नील यानी ब्लू नील। तो दो नदियां हैं। इन दोनों नदियों में अगर हम बात करेंगे तो एक ब्लू नील है, दूसरा व्हाइट नील है। जो ब्लू नील है वो लेक टाना से निकलती है, यानी यहाँ पर जो देश है इस देश का नाम इथोपिया है। इथोपिया में एक झील है जिस झील का नाम ताना झील है और ताना झील से निकलती है ब्लू नील, यानी जो नीली नील है वो निकलती है लेक टाना से। जबकि जो व्हाइट नील है यहाँ पर एक झील स्थित है जिस झील का नाम है विक्टोरिया झील। और आप ये देख रहे होंगे विक्टोरिया झील बिल्कुल इक्वेटर लाइन विक्टोरिया झील से कट के जा रही है। विक्टोरिया झील के बीच से होके भूमध्य रेखा जा रही है। तो ये भी सवाल काफी बार पूछे जाते हैं कि जो ऐसी कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप की है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है या भूमध्य रेखा उसको काट रही है, तो वो विक्टोरिया झील है। और इस विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील। तो जो ये व्हाइट नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि जो ब्लू नील है वो निकलती है लेक टाना से। और विक्टोरिया झील क्योंकि एक देश में स्थित नहीं है, यहाँ पर तीन देश हैं, युगांडा, तंजानिया और कीनिया, युगांडा और तंजानिया, ये तीन देश हैं। इन तीन देशों की बॉर्डर पर वो झील स्थित है जिस झील का नाम विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील से इस तरीके से निकलते हैं और ये खार्तूम में मिल जाती है। सूडान स्थित है, सूडान में खार्तूम है और खार्तूम में दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। इस तरीके से ये ऊपर मिस्र में पहुंचती हैं। और इस नदी को मिस्र यानी जो नील नदी है, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। और प्राचीन जो एक सभ्यता रही है, नील नदी की जो सभ्यता रही है वो सभ्यता इसी नदी के किनारे पर पनपी है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर है और नील नदी की सभ्यता जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना है और ऊपर ये रोमन साम्राज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी इन चीजों को पढ़ते हैं। तो जो नील नदी है, नील नदी क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर एक की बात करेंगे तो इस पे एक डैम बना रखा है इजिप्ट ने, जिस डैम का नाम है असवान डैम। तो असवान जो बांध है वो नील नदी पर स्थित है, नील नदी पर असवान बांध स्थित है। इस तरीके से नील नदी यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, बंदरगाह, और इस तरीके से नील जो नदी है वो चली जाती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो ये थी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चर्चित नदियों में से एक नदी नील नदी। दूसरी अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ पर ये जो नदी आ रही है ये नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहते हुए यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, यानी जो गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र है इस गिनी की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। और इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है।
तेल नदी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी के क्षेत्र में जहां से नदी गुजरेगी यहाँ पर पाम ऑयल ज्यादा मिलता है, यानी ताड़ का जो तेल है वो इस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, इसीलिए इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। जैसे यूरोप में जो राइन नदी बहती है, राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं क्योंकि वो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है, जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया से बहते हुए निकलती है राइन नदी। वैसे ही यहाँ पर पाम क्षेत्र से के नजदीक से बहने वाली जो नदी है, जिस नदी का नाम नाइजर नदी है, नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। तो ये थी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी नदी। और अगर हम तीसरी नदी की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी की अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है कांगो नदी। लेकिन अगर हम बात करेंगे दुनिया के हिसाब से, तो दुनिया के हिसाब से पानी की क्वांटिटी के हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है उस नदी का नाम अमेजन नदी है। जबकि अगर हम दुनिया में पानी के हिसाब से बात करें तो पानी के हिसाब से जो दूसरी बड़ी नदी है वो कांगो नदी है। तो कांगो नदी पानी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी नदी है, और अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई में तो दूसरी बड़ी नदी है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहां पर काट दिया, दूसरा यहां पर काट दिया। तो इस तरीके से कांगो वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का प्रयास करती है, या 2 बार काटती है, 1 और 2। इस पे 2 बड़े फेमस जलप्रपात हैं, जिन जलप्रपातों का नाम स्टैनले जलप्रपात है। एक का नाम स्टैनले है और दूसरे का नाम लिविंग स्टोन जलप्रपात है। तो लिविंग स्टोन जलप्रपात और स्टैनले जलप्रपात, ये दोनों जो वाटरफॉल है ये कांगो नदी पर है। कांगो नदी की एक और विशेषता है कि कांगो नदी के पास ढाल बहुत तेज है, यानी ढलान बहुत तेज है, और ढलान, जिस नदी में ढलान ज्यादा होगी तो उसमें बिजली उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इस नदी में विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी नदी में बिजली उत्पादन करने की क्षमता है तो उस नदी का नाम कांगो नदी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी में हमें बस 2 चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जाम्बेजी नदी पर एक डैम फेमस है और दूसरा एक वाटरफॉल फेमस है। तो अगर हम वाटरफॉल की बात करेंगे तो उस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। देखो, एक विक्टोरिया जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो जाम्बेजी नदी पर है, जबकि विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो एक विक्टोरिया झील, विक्टोरिया वाटरफॉल हमें ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पर एक डैम है जिस डैम का नाम है करीबा डैम, करीबा बांध। करीबा डैम और विक्टोरिया वाटरफॉल, ये दोनों के दोनों कौन सी नदी पर है? नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। अगली अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर इस तरीके से एक नदी यहां पर है जिस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। एक और चर्चित नदी जिसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका में बहती है और इस नदी की विशेषता है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उस नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, घड़ियाल नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये नदी घड़ियाल नदी के नाम से भी जानी जाती है। लिम्पोपो नदी है, साउथ अफ्रीका में है, 2 बार मकर रेखा को काटती है। जाम्बेजी नदी है जिसपे विक्टोरिया वाटरफॉल और करीबा डैम है। कांगो नदी, स्टैनले वाटरफॉल, लिविंग स्टोन वाटरफॉल, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किसी की संभावना है तो इसमें है नाइजर नदी जिसे तेल नदी कहते हैं, और नील नदी तो फेमस है ही। तो इस तरीके से ये अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे थे चर्चित नदियों के बारे में, जो साउथ अफ्रीका की चर्चित नदियां हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज इस समय दुनिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो गर्म स्थान है वो लीबिया का अल अजीजा के नाम से जाना जाता था। दुनिया का सबसे गर्म स्थान लीबिया का अल अजीजिया जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि इस समय दुनिया का सबसे जो गर्म स्थान है वो अमेरिका में स्थित एक डेथ वैली है, वो फेमस है क्योंकि यहाँ पर इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर काउंट किया गया है। तो इस तरीके से जब हम बात कर रहे थे दुनिया का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे काउंट किया गया है, तो वो अमेरिका की डेथ वैली में काउंट किया गया है। जबकि पहले क्या था, पहले लीबिया का जो अल अजीजा था वो इस चीज के लिए फेमस था।
इस समय अगर हम दुनिया में बात करें, दुनिया का सबसे जो नया देश है जो यूएन में मान्यता प्राप्त है, यूएन में इस समय देशों की संख्या 193 है, 193 देश है। उसमें से 193 नंबर का जो देश है वो साउथ सूडान है। यहाँ पर ये साउथ सूडान है क्योंकि जो सूडान टूटा था, सूडान दो भागों में टूटा। ये उत्तरी सूडान है, दक्षिणी वाला सूडान है, और ये जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी जूबा है। तो जूबा इसकी राजधानी है और 193 जो देश है यूएन का वो ये वाला देश है। और बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है हॉर्न कंट्री। हॉर्न कंट्री यानी सींग नुमा रचना। जो हमारा बुल होता है, बुल का जो सींग होता है, हॉर्न जो होता है, उस नुमा रचना यहाँ पर बनी, इसीलिए इन देशों को हॉर्न कंट्री भी कहते हैं, जिसमें एक सोमालिया है और यहाँ पर ये जो देश है ये इथोपिया है और यहाँ पर ये देश जिबूती है। तो जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये तीनों जो देश हैं यहाँ पर सींग नुमा रचना बना रहे हैं और इसीलिए इन देशों को हॉर्न कंट्री या सींग नुमा रचना बनाने वाले देश भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर को अगर हम यहाँ पे चिपका के देखें तो कहते हैं कि पहले मेडागास्कर इस वाले हिस्से में चिपका हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल इस समय तो सेपरेट अलग दिख रहा है, लेकिन पहले अगर हम इसमें चिपकाने का प्रयास करें तो ऐसा लगेगा कि चिपका हुआ था। और जब हम वेगनर की थ्योरी पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि आपस में सारे कहीं ना कहीं आपस में ये सारी चीजें चिपकी हुई थी। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि भी यहाँ पर, जमीन वाला स्थान यूरोप का और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है, मोरक्को का हिस्सा है, दोनों को अलग कर रही है, जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ती है। तो जो जल संधि यहाँ पर, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। दूसरे अफ्रीका महाद्वीप में जल संधि फेमस है, वो ये वाली जल संधि है जिसे बाब उल मंडेब कहा जाता है। बाब उल मंडेब को आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। आंसुओं का द्वार कहने का जो मतलब है, या इसे लाल सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आंसुओं का द्वार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाल सागर है, लाल सागर में लवणता ज्यादा है, नमकीनपन ज्यादा है, और हमारे जो आंसू होते हैं, आंसू में भी नमकीनपन होता है। इसीलिए इस सेंस से रिलेट करके ये कह रहे हैं कि जो आंसू में जिस प्रकार से नमकीनपन है, वैसे लाल सागर में भी नमकीनपन है। और आंसू का प्रवेश द्वार, यानी इसे आंसू के तौर पे देखें, आंसू यानी कि नमकीनपन, तो इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं या लाल सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। कि यहाँ पर ये स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा भी इजिप्ट का हिस्सा है, ये इजिप्ट है, तो इजिप्ट को इसके बीच से निकाली गई है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने इसे समझने का प्रयास किया। जब हम बात करेंगे इतिहास में भी, जब हम इसे देखते हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जो वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा इस तरीके से केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत की ओर आगे आया था। लेकिन केप ऑफ गुड होप को पार करने से पहले भी एक व्यक्ति भारत के लिए, रास्ते के लिए आया था, और उसने अफ्रीका के तटों पर आया था, लेकिन वो हालांकि इसे पार नहीं कर पाया। तो इस तरीके से एक शॉर्ट में हमने इसे समझने का प्रयास किया। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही विस्तृत है, लेकिन फिर इसे किसी दिन और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज हमने अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में देखने का प्रयास किया, और फिर हम आगे इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, समझने का प्रयास किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।